डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में एक ग्रामेटिकल टर्म है कॉम्प्लीमेंट। और ये कॉम्प्लीमेंट जब हम इसको करीब से जाकर के देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और विभिन्न विचारधाराओं के अकॉर्डिंग हम उसकी मीनिंग को समझते हैं, यह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड सिर्फ इसलिए हो जाता है क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से जब हम कॉम्प्लीमेंट को पढ़ते हैं तो उसके डिफरेंट यूजेस हैं और उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। बट अगर हम मॉडर्न राइटर्स को पढ़ते हैं, मॉडर्न ग्रामेरियंस को अगर पढ़ते हैं, तो उन्होंने तो कॉम्प्लीमेंट को एक दूसरे ही तरीके से पढ़ाया है और बताया है। उन्होंने क्या बताया है उसकी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बतलाने जा रहा हूँ कि ट्रेडिशनल तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट किसे जानते हैं या किस रूप में जानते हैं और कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग वास्तव में सेंटेंस में किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए ज़रा जल्दी से जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सिंपली मैं आपको बतलाता हूं कि कॉम्प्लीमेंट की परिभाषा क्या है या उसकी डेफिनेशन किस प्रकार से दी गई है। बहुत सारे ग्रामरियंस ने ये एक डेफिनेशन दी है कि कॉम्प्लीमेंट एक ऐसा शब्द होता है या एक ऐसा फ्रेज होता है या एक ऐसी क्लॉज होती है जो वास्तव में किसी प्रेडिकेट के अर्थ को पूर्ण करती है या किसी दिए हुए एक्सप्रेशन की मीनिंग को कंप्लीट करती है। तो कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग होता है पूरक, अर्थात एक ऐसा शब्द जो किसी सेंटेंस के प्रेडिकेट के अर्थ को संपूर्ण बनाता है। प्रेडिकेट में बार बार प्रेडिकेट नामक ये शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हम ट्रेडिशनल ग्रामर में पढ़ते चले आ रहे हैं। जिस कॉम्प्लीमेंट की हम आज बात करने जा रहे हैं वो प्रेडिकेट में यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि प्रेडिकेट क्या होता है। तो आप तो जानते हैं कि जैसे कोई एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस में दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा होता है सब्जेक्ट और दूसरा हिस्सा होता है प्रेडिकेट। अब उस प्रेडिकेट में कई अंग होते हैं और उसका सबसे पहला अंग होता है वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ओके, और फिर इसके बाद कुछ अदर वर्ड्स होते हैं। मैं सिंपली आपको ये बतलाने जा रहा हूँ कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अपने प्रेडिकेट के अर्थ को अपने बलबूते पर संपूर्ण अर्थ प्रदान कर देती हैं। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, जैसे यहाँ इन सेंटेंसेस को देखिए। द स्नेक हिसेस, सर्प फुसफुसाता है। हिस माने सर्प की जो आवाज निकालना होता है, फुफकारता है या फुसफुसाता है, ओके। अब यहां पर देखते हैं ये क्रिया है अर्थात ये प्रेडिकेट है। ये हिस्सा क्या है? ये प्रेडिकेट है और ये हिस्सा सब्जेक्ट है। आप तो जानते हैं कि सेंटेंस में वह शब्द जो फाइनाइट वर्ब होता है वहां से लेकर के, और अगर सेंटेंस कितना ही यहाँ पर लंबा हो जाए तो वो पूरा का पूरा हिस्सा ही वास्तव में प्रेडिकेट कहलाता है, ओके। तो प्रेडिकेट का सबसे पहला अंग होता है वर्ब, फाइनाइट वर्ब। और ये फाइनाइट वर्ब, कुछ फाइनाइट वर्ब्स ऐसी होती हैं जो केवल अपने बलबूते पर ही इस प्रेडिकेट के अर्थ को पूर्ण बना देती हैं। अर्थात अब इस सेंटेंस का कंप्लीट अर्थ निकलता है, कंप्लीट मीनिंग निकलती है। यहाँ पर इस दूसरे सेंटेंस को भी आप गौर से देखेंगे। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं या कुत्ते भौंका करते हैं। अगर हम इस सेंटेंस को देखते हैं तो केवल इन दो शब्दों से ही इस सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है, ओके। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो वर्ब्स हैं, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड द वर्ब्स विथ कंप्लीट प्रेडिकेशन, अर्थात ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका प्रेडिकेट कंप्लीट अर्थ यानी संपूर्ण भाव प्रकट कर सकता है। अब दूसरी ओर कुछ और एग्जांपल्स देखिए कि इंग्लिश में कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जो वास्तव में अपने अकेले बलबूते पर सेंटेंस के अर्थ को संपूर्ण अर्थ प्रदान नहीं कर पाती हैं। जरा गौर करें, रेखा इज। अब यहां पर आप गौर करेंगे तो रेखा सब्जेक्ट है और इज वास्तव में फाइनाइट वर्ब है और यहां से शुरू होता है एक प्रेडिकेट, ओके। तो आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, ये फाइनाइट वर्ब वास्तव में अपने प्रेडिकेट के अर्थ को पूर्ण नहीं कर पा रही है। क्यों? जरा देखें, रेखा इज, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मीन्स ये वो क्रियाएं हैं, मैं अब आपको उन क्रियाओं के बारे में बतलाने जा रहा हूं जिन्हें हम ग्रामर की भाषा में लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। देखिए जरा, ये आप कहेंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं। यस, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं, बट जब किसी सेंटेंस में ये जो वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वाज, वर मेन वर्ब के रूप में आती हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं, जब ये मेन वर्ब के रूप में आती हैं तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं या इन्हें कॉप्युलर वर्ब्स भी बोलते हैं। तो ये वो क्रियाएं हैं। कुछ और भी क्रियाएं दी हुई हैं, ये क्रियाएं भी
केवल अपने बलबूते पर वास्तव में किसी प्रेडिकेट के अर्थ को पूर्ण नहीं कर पाती हैं। अभी मैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दूंगा। पहले तो आप ये एग्जाम्पल्स देखिए। रेखा इज, अब ये सेंटेंस अभी पूर्ण नहीं है, ये सेंटेंस अभी अपूर्ण है। इसको पूर्ण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे कह दी जाए रेखा इज ब्यूटीफुल, रेखा सुंदर है। ऑलराइट, तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्यूटीफुल नामक जो वर्ड है, इनफैक्ट अब ये प्रेडिकेट के अर्थ को पूर्णता प्रदान कर रहा है और कुल मिलाकर के ये दिया हुआ जो एक्सप्रेशन है इसको कंप्लीट कर रहा है। ओके, अर्थात ये जो शब्द है, ये शब्द इस सेंटेंस के भाव को पूर्णता प्रदान कर रहा है, इसलिए इसको हिंदी में हम पूरक कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ओके, अब जरा दूसरा सेंटेंस देखिए। ही इज के बाद अगर कह देते हैं राहुल, ही इज राहुल। ओके, तो अब ये जो राहुल नामक जो वर्ड है, नाउन है, ये वास्तव में इस सेंटेंस को पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, क्या है, इट इज, और अगर हम यहाँ लिख देते हैं इट इज हिम, इट इज हिम माने ये वही व्यक्ति है, अर्थात ये वही है, या हम यहाँ पर इट्स ही भी लिख सकते हैं। ओके, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। माई पेंसिल इज इन माई बैग, इज इन माई बैग। अगर हम ये लिख देते हैं तो ये जो फ्रेज हुआ, इनफैक्ट ये जो फ्रेज हुआ, ये फ्रेज वास्तव में इस सेंटेंस को पूर्णता अर्थात पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है, इसे भी हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये भी कॉम्प्लीमेंट ही बनेगा। अब जैसे अगला सेंटेंस है, दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट आई वांट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ यही तो मैं चाहता हूँ। दिस इज यह है जो मैं चाहता हूँ। अर्थात हिंदी में कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं जैसे यही तो मैं चाहता हूँ, और इसका अगर ट्रांसलेशन करना पड़ेगा तो इस प्रकार से करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में कौन कौन से शब्द रखे हुए हैं। देखो जरा, मैंने पहले लिख रखा हुआ है। कॉम्प्लीमेंट में कोई एक शब्द हो सकता है जो कि एडजेक्टिव हो सकता है, या नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर ये प्रीपोजिशन से शुरू होने वाला है और ये फ्रेज है। इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई प्रीपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, या कॉम्प्लीमेंट के रूप में कोई क्लॉज ही हो सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस इज नामक मेन वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ पर एक क्लॉज रखी है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये सब्जेक्ट एंड ये एक फाइनाइट वर्ब, इस तरीके से ये क्लॉज होती है। ओके, तो एक क्लॉज भी कॉम्प्लीमेंट बन सकती है। वेल, तो यहाँ पर आपने देखा कि आपने प्रेडिकेटिवली यूज में आपने देखा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। देखिए, रेखा के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया और उसकी अर्थ को पूर्णता प्रदान की गई। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वो होते हैं, वो शब्द या शब्द समूह या वो क्लॉज होती है जो लिंकिंग वर्ब को फॉलो करते हैं। लिंकिंग वर्ब मीन्स इज, एम आर, वाज वर, ये तो मेन वर्ब्स हो गए। बी के कुछ फॉर्म्स हैं और जब मेन वर्ब के रूप में इनका यूज किया जाएगा। ये कुछ दूसरी वर्ब्स हैं जो लिंकिंग वर्ब का ही काम करती हैं, क्योंकि ऐसी क्रियाएं हैं जो वास्तव में अकेले अपने दम पर प्रेडिकेट के अर्थ को पूर्ण नहीं कर पाती हैं। जैसे कह दिया जाए योर डिनर सीम्स। अब अगर ये सेंटेंस इतना लिखा हुआ है तो इस सेंटेंस का अभी कोई मतलब नहीं है। ओके, योर डिनर, तुम्हारा डिनर प्रतीत होता है, तुम्हारा डिनर प्रतीत होता है, मीन्स सिर्फ इतना ही कह देने से इस सेंटेंस का पूरा मतलब नहीं निकल पाता है। तो इस वर्ब को भी एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है। जैसे हम लिख दें योर डिनर सीम्स रेडी। अब यह सेंटेंस पूरा हुआ, मीन्स तुम्हारा डिनर तैयार प्रतीत होता है, यह प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा डिनर तैयार हो गया है। तो ये जो रेडी नाम का वर्ड है, ये वास्तव में क्या है? इस वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है और इसे भी हम लिंकिंग या कॉप्युलर वर्ब ही बोलते हैं। जैसे मैंगो टेस्ट्स, अगर यहाँ पर लिख दिया जाए मैंगो टेस्ट्स, मैंगो स्वाद देता है, अगर यहाँ पर ये सेंटेंस लिखा जाए तो क्या अभी ये सेंटेंस पूरा है? नहीं। मैंगो कैसा स्वाद देता है, जैसा वो देता है इसके बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, और जब तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक इस सेंटेंस का मतलब या अर्थ पूर्ण नहीं होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा मैंगो टेस्ट्स स्वीट।
ओके, तो ये जो स्वीट नामक वर्ड है इनफैक्ट यही तो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, क्योंकि यही वर्ड इस सेंटेंस को के अर्थ को पूर्णता प्रदान करता है। तो अब आशा करता हूं कि आप लोग जान गए होंगे कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब अगली स्लाइड में मैं आपको जल्दी से बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब जरा आप लोग इन सेंटेंसेस को गौर से देखिए, क्या लिखा हुआ है, अरुण कंसीडर्स वरुण। देखिए इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट में एक फाइनाइट वर्ब भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है। ज़रा गौर से देखिएगा, स्टूडेंट्स इलेक्टेड कमल, स्टूडेंट्स ने कमल को इलेक्ट किया। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है। अच्छे से देखिएगा, माई फादर नेम्ड मी, मेरे फादर ने मुझे नाम दिया। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, दीज सेंटेंसेस आर नॉट complete sentences because they cannot express their complete meaning, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स अपना complete meaning नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ज़रा गौर करिए और देखिए ज़रा। अरुण कंसीडर्स वरुण, अरुण वरुण को मानता है। अब जब तक मानता है आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस कहीं ना कहीं से अभी अपूर्ण है। ओके, तो ज़रा गौर करें, जब तक आप ये नहीं देखेंगे कि अरुण वरुण को क्या मानता है, ओके, तब तक ये सेंटेंस पूर्ण नहीं होगा। जी हाँ, ऐसी ये जो क्रियाएं होती हैं, ये जो क्रियाएं हैं, यहाँ पर इन क्रियाओं को देखिए, और ऐसी इन वर्ब्स को हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव डिट्रांजिटिव वर्ब्स। अब वर्ब्स के बारे में तो वर्ब्स तो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, इनफैक्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स ही कई प्रकार की होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स होती हैं और भी बहुत सारे प्रकार की। जब मैं वर्ब नामक वो चैप्टर आपको बतलाऊंगा तो मैं आपको ज़रूर वर्ब के सारे फॉर्म्स वहाँ पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल यहाँ पर ये जो कुछ वर्ब्स मैंने लिखी हुई हैं, इन वर्ब्स को हम डिट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं, और वो भी कौन सी, एट्रीब्यूटिव। तो आप देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, फिर भी उसका अर्थ अभी पूर्ण नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे एक कॉम्प्लीमेंट की जरूरत है, अर्थात एक ऐसे शब्द की जरूरत है जो इनके अर्थ को पूर्ण करे। ये वर्ब्स वास्तव में वो वर्ब्स हैं जिन्हें न केवल एक ऑब्जेक्ट चाहिए बल्कि उस ऑब्जेक्ट का एक कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए। जी हाँ, तो वो शब्द जो सेंटेंस में प्रयुक्त हुई वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद इसी ऑब्जेक्ट को पूर्ण करता है, इसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ और अधिक जानकारी। और वो जानकारी कौन सी है, वो जानकारी एक अनिवार्य जानकारी है, क्योंकि बिना उस जानकारी के ये सेंटेंस अपूर्ण बना रहेगा, इसका पूरा अर्थ कभी नहीं निकल सकता है। इसलिए इसके बाद आने वाले जो शब्द को बोलते हैं वही वास्तव में एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो जरा देखें, अगर हम इन सेंटेंसेस को ऐसे बोलें, अरुण कंसीडर्स वरुण, और हम यहाँ पर लिख देते हैं अनट्रस्टवर्दी, अनट्रस्टवर्दी। अब वास्तव में ये जो वर्ड है, ये वर्ड इस सेंटेंस के भाव को पूर्ण कर पा रहा है, अर्थात इस प्रेडिकेट के अर्थ को पूर्णता प्रदान कर पा रहा है। ओके, तो अब देखते हैं अब इसका अर्थ क्या हुआ। अरुण वरुण को अनट्रस्टवर्दी मानता है। अनट्रस्टवर्दी मीन्स जिस पर विश्वास न किया जा सके। ओके, तो अरुण वरुण को अनट्रस्टवर्दी मानता है। अब ये सेंटेंस पूर्ण हुआ, तो ये वास्तव में अनट्रस्टवर्दी कौन है, ये वरुण ही है। ओके, तो वरुण के बारे में एक अनिवार्य जानकारी जिसके बगैर इस सेंटेंस का अर्थ पूर्ण नहीं है, तो इसी एक शब्द को ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, दूसरे सेंटेंस को जरा गौर से देखें। स्टूडेंट्स इलेक्टेड कमल, स्टूडेंट्स ने कमल को इलेक्ट किया। किस रूप में इलेक्ट किया, जब तक ये नहीं होगा, ये नहीं मालूम पड़ेगा, तब तक इस सेंटेंस का भी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। कमल को मान लीजिए यहाँ पर मॉनिटर, ओके, हमने यहाँ पर लिख दिया मॉनिटर। तो देखिए, स्टूडेंट्स इलेक्टेड कमल मॉनिटर, स्टूडेंट्स ने कमल को मॉनिटर चुना। ओके, तो जब तक ये अनिवार्य जानकारी नहीं होगी तब तक वास्तव में इस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। भले ही उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी है, एक वर्ब भी है और एक ऑब्जेक्ट भी है, इवन देन द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट, मीन्स द सेंटेंस इज नॉट एबल टू कन्वे इट्स कंप्लीट मीनिंग विदाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड। इस पर्टिकुलर वर्ड के
बिना ये सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो इसी शब्द को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये इस दी हुई क्रिया के ऑब्जेक्ट के बारे में वो अनिवार्य जानकारी दे रहा है जिसके बगैर वास्तव में इस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है। अब जरा गौर करते हैं, माय फादर नेम्ड मी, मेरे फादर ने मुझे नाम दिया। तो जब तक क्या नाम दिया ये नहीं लिखेंगे तब तक वास्तव में इस सेंटेंस का भी अर्थ पूर्ण नहीं होगा। देखिए जरा, माय फादर नेम्ड मी अशोक। अब अगर ये सेंटेंस पूर्ण है तो किसके बदौलत? ये अशोक। क्यों? क्योंकि अब इसका मतलब ये निकलता है कि मेरे फादर ने मुझे अशोक नाम दिया या मेरे फादर ने मेरा नाम अशोक रखा। अब अगर ये अशोक यहाँ से मिसिंग है तो इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट के बारे में जो अनिवार्य जानकारी है वो यहाँ पर से मिसिंग है, इसलिए इसको भी हम ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही बोलेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस और भी है यहाँ पर, आई कॉल माई डॉग, मैं अपने कुत्ते को पुकारता हूँ। तो पुकारता हूँ तो क्या कहकर पुकारता हूँ, जब तक ये नहीं लिखा जाएगा तब तक ये सेंटेंस भी अपूर्ण ही रहेगा। आई कॉल माई डॉग टाइगर। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखते हैं तभी इस सेंटेंस का मतलब पूर्ण होता है। तो ज़रा गौर करें, आई कॉल माई डॉग टाइगर, मैं अपने कुत्ते को टाइगर कहकर पुकारता हूँ। तो जब तक ये टाइगर नहीं आएगा तब तक इस सेंटेंस का भी मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। जी हाँ, तो इन्हीं जो शब्द हैं ये वास्तव में कॉम्प्लीमेंट्स हैं, क्योंकि इनके बगैर वास्तव में इन सभी सेंटेंसेस का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बहुत ही ज़रूरी बतला देना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, बट रिमेंबर यहाँ पर अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ज़रा गौर से सुनिए, आप अच्छी तरह से जांच लीजिएगा कि ये दोनों ही अलग अलग व्यक्ति या वस्तु होंगे। अगर यहाँ पर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हमेशा ही अलग अलग व्यक्ति या वस्तु होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ही गेव मी, उसने मुझे दिया अ पेंसिल, उसने मुझे एक पेंसिल दिया या पेन दिया। ओके, अब इस सेंटेंस में आप अच्छी तरह से देखिए, गेव क्या किसे दिया? मुझे दिया। क्या दिया? पेन दिया। तो ये वास्तव में गेव के बाद में ये एक ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं या डिफरेंट पर्सन है। बट यहाँ पर ये जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में रखा होता है तो आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनफैक्ट ये जो दूसरा कॉम्प्लीमेंट है वो इसी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, और वो भी कैसी? एक नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट या एक कंपलसरी जानकारी आपको देता है। देखिए जरा, वरुण, अनट्रस्टवर्दी कौन है? वरुण है। यहाँ पर पेन मैं नहीं हूँ, अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर कमल कौन है? मॉनिटर। तो मॉनिटर और कमल दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अर्थात ये दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भिन्न भिन्न लोग होते हैं। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मेरे फादर ने मुझे नाम दिया, तो किसे नाम दिया? मुझे नाम दिया। क्या नाम दिया? अशोक। तो क्या से वो समझ लेते हैं कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और किसे से ये समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बट आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान में रखना होगा कि मी और अशोक ये एक ही व्यक्ति हैं। ओके, और जब ये एक ही व्यक्ति होते हैं तब वास्तव में ये जो ऑब्जेक्ट होता है ये ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो रखा हुआ जो वर्ड है वो वास्तव में उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, न कि दूसरा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इस कॉम्प्लीमेंट को कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, और इसको जब कभी भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्ट को ही वहाँ उस तरफ सब्जेक्टिव केस में ले जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट वहीं पर बना रहेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अब मैं आपको डिटेल में ये बतलाने जा रहा हूँ कि नाउन क्लॉज का प्रयोग वास्तव में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम किस प्रकार से करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में मैं आपको पहले ही नाउन क्लॉज का यूज बतला चुका हूं, फिर भी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में दूंगा नाउन क्लॉज को, और साथ ही साथ उसी में मैं आपको
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन क्लॉज का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और वो कैसे उसका प्रयोग हो जाता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ ही अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करते समय ये घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये घंटी ही आपको मेरे नए वीडियो तक लेकर के जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।